NEST यानी कि नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। जो बच्चे IIT, JEE, नीट वगैरह की तैयारी करते हैं और जो बच्चे रिसर्च में समहाउ इंटरेस्टेड हैं और जिनको चैलेंजिंग पेपर सॉल्व करने में मज़ा आता है, उनको नेस्ट का मौका मिस नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज को टू द मैक्स टेस्ट करता है और अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर देते हो तो आपको मौका मिलता है ऐसे 2 बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का जो डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ CEBS मुंबई और नाइजर भुवनेश्वर की। CEBS यानी कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज और नाइजर यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि है भुवनेश्वर में। ये दोनों इंस्टीट्यूट इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आप यहाँ पर एक सर्टेन CGPA से ऊपर रख कर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आएगा फ्रॉम बार्क। और बार्क में जाने का सपना बहुत सारे लोग लेकर बैठते हैं और जो लोग बाहर से बार्क में अप्लाई करते हैं उन्हें पहले रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद जाकर उन्हें इंटरव्यू का मौका मिलता है। तो यहाँ पर पढ़ने से अगर आपका एक स्टेप कम होता है तो आपको इसमें जाने का मौका गंवाना नहीं चाहिए। अब बात ये आती है कि जो नेस्ट का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम इतना भी आसान या इतना भी सिंपल नहीं होता। मैं ये कहूँगा कि इसका एग्जामिनेशन लेवल या इसकी क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल इज़ वेरी वेरी क्लोज टू JEE एडवांस। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस एग्ज़ाम को आने में अभी टाइम है, यानी कि जो बच्चे इन द प्रिपरेशन हैं उनके पास अभी इतना टाइम है कि वो इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेस्ट का जो एग्ज़ाम है, इसकी रजिस्ट्रेशन डेट आप जैसे पीछे देख भी पा रहे होंगे 17 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था। तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है इसको फिल आउट करने का। इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ 9 मई, जो कि ऑलमोस्ट क्लोज है। तो मैं आपसे सबसे पहले तो यही बोलूँगा कि आप एक सुनहरा मौका गंवाएं, इससे बेहतर है कि आप जाके फटाफट वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दें। कुछ इसी तरह का आपका इंटरफेस खुलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे। इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लेना फॉर्म फिल करने से पहले, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियाँ होती है जो बच्चे अपने रजिस्ट्रेशन के दौरान करते हैं, जिसकी वजह से उनका एडमिशन तक कैंसिल हो जाता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि दे हैव वेल क्वालिफाइड द एग्जाम। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूँ हमारे आज के वीडियो का मेन एजेंडा। हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया था आइजर्स की फीस के बारे में और अमेजिंगली वहाँ के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चों ने सेम ही क्वेरी की थी कि भैया हमें नाइजर के फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताओ। तो आप तुम लोग डिमांड करो और हम लोग वीडियो लेकर ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इस वीडियो में आप लोगों की वही क्वेरी सॉल्व करने के लिए हम इस पूरे सेक्शन में कवर करेंगे कि नाइजर की फीस क्या रहने वाली है, प्रोबेबल फीस क्या रहने वाली है और लास्ट ईयर की फीस क्या थी। और इससे आपको अपने फाइनेंसेस प्लान करने में भी काफ़ी हद तक हेल्प हो जाएगी, क्योंकि एज एन इंडियन हमें पता होना चाहिए कि आगे आने वाले 3 महीने बाद के खर्चे किस तरह के हैं, ताकि हम अभी से अपने फाइनेंसेस को प्लान कर सकें। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं देन रेस्ट अश्योर्ड कि आपको वो सारी माइन्यूट डिटेल्स अबाउट आपका जो भी खर्चा होने वाला है इन 5 साल के BSMS इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में जो आप करने वाले हो ऑल द वे फ्रॉम नाइजर से, वो क्या रहने वाले हैं और कहाँ कहाँ आपकी फीस जाएगी। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं जब आप नाइजर से अपनी ग्रेजुएशन करेंगे। मेरा नाम है पार्थ कुमार सिंह, मैं IIT जोधपुर का एलुमनाई हूँ और आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या फीस स्ट्रक्चर था लास्ट ईयर नाइजर्स का और इस साल का प्रोबेबल फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं जिसके बारे में आपको जाने से पहले पता होना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलते हैं डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले तो जब आप नेस्ट की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन या लॉगिन के बारे में, रजिस्टर करने या लॉगिन के बारे में बताया होगा। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि आपको करना चाहिए डेडलाइन जाने से पहले। और अगर आप रजिस्टर कर चुके हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं वो आपको यहाँ लॉगिन करके मिलती हैं। अब अगर आपको इसके रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है या आपको नहीं समझ में आ रही कोई चीज़ें, तो डोंट वरी, वी हैव गॉट योर बैक। हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे पिन में मिल जाएगा। मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो आउट बिफोर कमिटिंग एनी मिस्टेक दैट यू शुड नॉट, राइट। सो अब चलते हैं, हम बेसिकली एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पर इन्होंने दिया है नेस्ट के बारे में कि नेस्ट का एग्ज़ाम आखिरकार है क्या। सो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये जो नेस्ट का एग्ज़ाम है ये उन लोगों के लिए कंपलसरी है जो नाइजर या CEBS में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस
एग्ज़ाम को बेसिकली जो जिस तरह से बनाया गया है, लेट मी टेल यू पर्सनली, इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और वो आपके रिसर्च माइंड को कल्टीवेट करने के लिए एकदम बेस्ट डिफ़िकल्टी सेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो पेपर है, ये जो एग्ज़ाम है बेसिकली वो नाइजर्स और सीबीएस के लिए होता है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाइजर और सीबीएस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आते हैं, राइट? सो अब यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बताई हुई है कि हमारे पास टोटल बेसिकली 140 सिटी हैं जिसमें आपको सेंटर्स मिल सकते हैं एग्जाम देने के लिए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसका सेंटर सिर्फ दिल्ली में होगा या फिर सिर्फ बड़े शहरों में होगा। बहुत सारे शहरों में आपको इसके सेंटर्स मिल सकते हैं। जो आपका नियर बाय सेंटर हो आप वहाँ पर जाकर एग्जाम दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद ये जो पैराग्राफ है इसमें इन्होंने बताया है उस चीज़ के बारे में जो हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, दैट इज स्कॉलरशिप। तो इसके लिए बने रहिए, ठीक है? अब यहाँ पर इन्होंने एक बेसिक ओवरव्यू दिया है इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जिसका नाम है नाइजर भुवनेश्वर एंड सीबीएस मुंबई। तो देखो, नाइजर के बारे में वैसे मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही वेल नोन इंस्टीट्यूशन है, सेटअप बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एंड इसकी रिसर्च के बारे में हम सब जानते हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रोफेसर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं बच्चों को, जो बहुत ही ज़्यादा काबिल रिसर्चर्स रह चुके हैं अपनी लाइफ में, राइट? और यहाँ पर ये जो प्रोग्राम आपको ऑफर करते हैं वो 5 साल का इंटीग्रेटेड बीएसएमएस प्रोग्राम है, और उसमें जो जो डिसिप्लिन्स आपको मिल सकते हैं करने के लिए वो यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंसेस। तो इसमें ऑलमोस्ट वो हर सब्जेक्ट आ जाता है जो शायद आपका ड्रीम रहा हो, जिसमें आपको रिसर्च परस्यू करने का मन कर रहा हो, ठीक है? अब ये चीज़ ध्यान रखना, मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं जो आपके पास होने चाहिए या हो सकते हैं वो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स, ठीक है? यानी कि इनमें आप मेजर्स कर सकते हो, उसके साथ आपके पास माइनर का भी ऑप्शन होता है। हालांकि मैं बता चुका हूं कि इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो हर टॉपिक पे बन चुकी है, तो आप पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही जाके देख लेना इफ यू आर इंटरेस्टेड। अब देखो, सीईबीएस मुंबई के बारे में भी इन्होंने यही चीज़ बताई है कि बेसिकली जो सीईबीएस मुंबई है यहाँ पर, अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि जब आपको ये 5 साल की इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद डिग्री मिलती है, तो वो डिग्री आपको मिलती कहाँ से है? यहाँ से मिलती है, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि अ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो आप देख रहे हो आपकी डिग्री में कितने ज़्यादा बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस का नाम जुड़ रहा है। मेरे को गूज़बम्प्स आ गए बोलते-बोलते। ऐसे इंस्टीट्यूशंस का नाम अगर डिग्री पे हो तो वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अब ऐसे यहाँ पर सीईबीएस मुंबई के बारे में भी बताया है, और सबसे खास बात सीबीएस मुंबई के बारे में कि यहाँ जो प्रोफेसर्स पढ़ाने आते हैं ऑल द वे फ्रॉम टीआईएफआर, बार्क और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे वो रिसर्च करते हैं, जहाँ पे वो प्रोमिनेंटली अपना रिसर्च जो उनका कैलिबर है उसको शो करते हैं, वो आपको पढ़ाने आते हैं। अब आप ये सोचो कि आप एक टॉपिक पढ़ना चाहते हो, सपोज थर्मोडायनेमिक्स, और आपको पढ़ाने कौन आ रहा है? जो इसके ऊपर टॉप का रिसर्चर रह चुका है। तो कितना एडवांस एक्सपोजर वो आपको उस सब्जेक्ट का दे सकता है। सो दिस इज माई फ्रेंड अपॉर्चुनिटी दैट अ रिसर्चर शुड नॉट लेट गो। लास्ट में इन्होंने ये भी बताया कि अगर आप सीबीएस से अपनी बेसिकली ये 5 साल की कोर्स, सेम कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो आपको डिग्री मिलती है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की, जो 150 साल पुरानी है, यानी कि आज़ादी से भी पहले की, राइट? सो अब हम चलते हैं, क्विकली एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन खुले थे 17 फरवरी 2025 को, और ये खत्म होगा 9 मई 2025 को, यानी कि आपको इससे पहले पहले जाकर कर देना है रजिस्ट्रेशन। हालांकि उन्होंने कोई टाइम नहीं बताया, तो आप ये मान लो कि 9 तारीख के 11:59 तक आपके पास शायद टाइम रहेगा, तो आप उससे पहले पहले रजिस्ट्रेशन कर देना। उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख लो, 22 जून 2025, और अभी काफ़ी टाइम है इसमें, राइट? तो अभी ऑलमोस्ट मई स्टार्ट हुआ है और आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने तो नहीं, बट उससे थोड़ा सा कम टाइम है जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और तैयारी कहाँ से करनी है वो मैं आपको लास्ट में एक बार बता दूंगा अगर आप कंफ्यूज हैं तो, राइट? इनके मॉक टेस्ट वगैरह भी ये अपलोड कर देंगे 16 मई तक, तो आप यहाँ से उनके मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है प्रैक्टिस के लिए। और इनका मॉक टेस्ट बिल्कुल वैसे ही इंटरफेस में होगा जैसे इंटरफेस में ये एग्जाम लेंगे, तो उससे आपको ये भी पता रहता है कि एग्जाम का जो इंटरफेस है आप उससे पहले ही फेमिलियर हो जाते हो, ताकि आप अननेसेसरी गलतियां ना करो, ठीक है? एडमिट कार्ड वगैरह 2 जून को आप डाउनलोड कर सकते हो, वो ये आपको लॉग इन करके मिल जाएगा, ठीक है? अब आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्विकली मैं बता देता हूँ। हालांकि जो बच्चे हमारी प्लेलिस्ट देखते रहते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनको ये चीज़ें पहले से पता है, बट स्टिल फॉर न्यू स्टूडेंट्स एज वेल, यहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपके पास जो 10+2 होनी चाहिए आपकी, या तो 2025 यानी कि इसी साल, या इससे पिछले साल 2024 या फिर 2023 में होनी चाहिए। यानी कि फर्स्ट ड्रॉपर और सेकंड ड्रॉपर दोनों अलाउड हैं। उससे ज़्यादा का गैप लेके बैठे हैं तो शायद क्या, अनफॉर्चुनेटली अलाउड नहीं होगा,
ठीक है। उसके बाद 60% एग्रीगेट एटलीस्ट चाहिए 12th में फॉर जनरल कैटेगरी एंड फॉर SC/ST 55%, राइट। और लास्ट में इन्होंने दिया है कि कैंडिडेट शुड सिक्योर अ पोजीशन इन नेक्स्ट 2025 मेरिट लिस्ट। ये तो ऑब्वियस है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स होते हैं नेक्स्ट के एग्जाम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास मैथ्स कंपलसरी है और ना ही कोई ऐसा क्राइटेरिया कि आपके पास केमिस्ट्री, बायो या फिजिक्स कंपलसरी होना चाहिए। आपके पास अगर PCM है तो भी आप एलिजिबल हो, अगर आपके पास PCB है तो भी आप एलिजिबल हो, और अगर आपके पास हमेशा की तरह दोनों हाथ में लड्डू लिए PCM भी है तो फिर क्या ही बात है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी एक बात है कि तीनों टाइप के कैटेगरी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात सर, पेपर में तो चारों सेक्शन आएंगे, फिर सिलेक्शन कैसे होगा? सिलेक्शन होगा आपके बेस्ट ऑफ 3 से, यानी कि आपके जो भी चारों में से जो भी 3 बेस्ट रिजल्ट दे रहे होंगे उनका एग्रीगेट काउंट किया जाएगा और उसी एग्रीगेट के बेसिस पे आपकी रैंक या मेरिट बनेगी। और जो चौथा सेक्शन है बेसिकली आप उसमें तुक्के भी मार के आओ तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जिन बच्चों की अच्छी कमांड है उनके लिए बस वेटेज अच्छा है कि सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक और खास बात कि ये एग्जाम अच्छा खासा डिफिकल्ट आने की वजह से बहुत ही कम मार्क्स पे कट ऑफ रखता है और इसमें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होती है, यानी कि आपके बेस्ट ऑफ 3 जो चुने जाएंगे वो तीनों आपके क्वालिफाई होने बहुत ज़रूरी है। वो मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं सीट्स के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि नाइजर में बेसिकली आपके पास टोटल 200 सीट्स हैं और CBS में आपके पास टोटल कितनी सीट्स हैं हम देख लेते हैं। हमारे पास है टोटल, वैसे इन्होंने मेंशन किया था कि आपके पास 57 सीट्स हैं CEBS में, ठीक है, जिसमें से 2 सुपर न्यूमरी सीट्स हैं रिजर्व्ड है बेसिकली जो JNK एंड लद्दाख के जो माइग्रेंट्स हैं बेसिकली उनके लिए, सिटीजन्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमारे पास अच्छी खासी सीट्स हैं यार, 257 सीट्स कम थोड़ी होती हैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये मौका बहुत अच्छा है, इसको गवाओ मत, ठीक है। इसके लिए अच्छे से तैयारी करो और एग्ज़ाम जितना डिफ़िकल्ट होता है तैयारी करके उसको क्वालिफाई करना उतना आसान, ठीक है, क्योंकि जो तैयारी करे बगैर जाएगा वो ऐसे ही बाहर है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी बताया है कि जो बच्चे रजिस्टर करना चाहते हैं नेक्स्ट के एग्ज़ाम के लिए, अगर वो फीमेल एप्लीकेंट्स हैं, कैटेगरी चाहे कोई भी हो, तो उनकी फ़ीस 700 रहेगी। अगर वो SC/ST या दिव्यांगजन कैटेगरी है तो भी 700 रहेगा, और अगर वो मेल हैं या अदर एप्लीकेंट्स फ्रॉम अनरिजर्व्ड या OBC कैटेगरी तो उनकी फ़ीस जो है वो 1400 रहेगी। यहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितना पैसा देना है रजिस्ट्रेशन के दौरान, ठीक है। यहाँ पर फिर उन्होंने बताया कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए इन्होंने 2 फेजेस दिए हैं। सबसे पहला फेज़ जो मैंने ऊपर आपको बताया था, रजिस्टर एज न्यू लॉगिन नहीं, रजिस्टर एज न्यू कैंडिडेट, वहाँ पर आपको जाके रजिस्टर करना है। उसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के रजिस्टर करना होता है बेसिकली, जो कि यहाँ पर दी हुई है, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल, है ना। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इसमें से कुछ भी गलत सलत मत भर देना वरना दिक्कत होगी। क्लास 10th का रोल नंबर, ठीक है, ये सब आपको भरना है वहाँ पर। उससे होगा क्या, आपको एक टेम्परेरी, आप ये कह सकते हो एक यूज़र आईडी टाइप का, एक एप्लीकेशन आईडी टाइप का और एक पासवर्ड मिलता है, जिससे आप हमेशा जब भी इस साइट पे दोबारा आओगे तो लॉगिन करोगे, है ना। तो अब सेकंड में उन्होंने वही बताया कि आपको जो बेसिकली एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा आप उसी से लॉगिन करोगे। अगर भूल जाते हो तो चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, और उसके लिए इसीलिए जो आप यहाँ पर मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोगे वो सही देना बहुत ज़रूरी है, ताकि इन टाइम्स अगर आपका पासवर्ड खो जाए या भूल जाओ तो आप यहाँ से रिकवर कर सको, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से इस तरह इन्होंने बताया है कि रजिस्टर कर सकते हो। फेज़ 3 इन्होंने दिया है कि अगर कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई टेक्निकल इशू आता है तो आप इनकी टेक्निकल टीम से, टेक सपोर्ट से बात कर सकते हो। और अगर ऐसा है कि आप यहाँ रीच आउट नहीं करना चाहते हो या किसी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा रैपिड एक तरीके से आंसर चाहते हो किसी क्वेरी का जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है रजिस्ट्रेशन करने में, तो आप सहस्त्रा सपोर्ट से भी बात कर सकते हो। सहस्त्रा टीम इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, जिसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको पिन में मिल जाएगी। मेक श्योर यू राइट दोज डिटेल्स डाउन ऑन योर नोटबुक, ज़रूरत के वक्त काम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमने सारी बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं। अब मैं वापस आता हूँ हमारे बेसिकली इसके ऊपर कि फ़ीस क्या रहने वाली है हमारे नाइजर की। तो देखो, वैसे जब आप यहाँ पर देखोगे नाइजर भुवनेश्वर के बाद नीचे यहाँ पर इन्होंने राइट में एक पैराग्राफ दिया है जिसमें इन्होंने बताया, ऑब्वियसली जो मैंने आपको बताया ना 200 सीट्स हैं वो, और यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो स्टैंडर्ड गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा SC/ST PWD एंड OBC कैटेगरीज के लिए। और वही 2 सुपर न्यूमरी सीट्स यहाँ पर भी आपके पास हैं, ठीक है, फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ JNK एंड लद्दाख, ठीक है।
अब यहाँ पर इन्होंने फी स्ट्रक्चर का एक लिंक दिया है, हालांकि आप अगर इस पर क्लिक करते हो तो ये एक पीडीएफ खोलेगा इस तरीके की, राइट। ये पीडीएफ जो है, वैसे इन्होंने लिखा है रिवाइज पीडीएफ है, लेकिन ये जिस साल के बैच की है वो है 2016 से 21, ये 5 साल का जो बैच हुआ था। मैं आपको ये चीज़ बता दूं, ठीक है, कि ये हर साल फीस में रिवीजन बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बहुत ही माइन्यूट रिवीजन होता है और कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। आप अभी खुद देखना, ये 2021 तक की फीस है। अब देखो, मैं एक बार आपके सामने क्विकली इसको गो थ्रू करता हूँ। देखो, फीस को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली है आपकी बेसिकली वन टाइम फीस, दूसरी है आपकी रिफंडेबल फीस, और तीसरी है आपकी वो फीस जो आप हर सेमेस्टर में पे करोगे, ठीक है, जिसके बारे में मेजरली आपको ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहली जो फीस आती है जो आपकी एडमिशन के टाइम पे जाएगी, उसमें सबसे पहले एडमिशन फी आती है 250 रुपीज़, ग्रेड कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मेडिकल एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड, हॉस्टल एडमिशन, एलुमनाई एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन, पब्लिकेशन, करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये सारी फीसेज आपको यहाँ पर दी हैं। और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 250, 100, 150, 200, 250 ऐसे ही है, जिसका टोटल बैठता है 2150 रुपीज़, राइट, जो आपको पे करना है, ठीक है। अब आता है डिपॉजिट्स पेएबल एट टाइम ऑफ एडमिशन। ये रिफंडेबल होते हैं, और ये रिफंडेबल ऐसे होते हैं कि जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको तब रिफंड करते हैं, ठीक है। मेकिंग श्योर कि आपने इनका कोई नुकसान तो नहीं किया है, जिसमें से ये यहाँ से थोड़ा सा अपना रिप्लेनिश कर लें जो भी नुकसान आपने इनका किया है। अगर आपने कोई नुकसान नहीं किया है तो दे विल रिटर्न दिस अमाउंट एज इट इज, ठीक है, स्टे अश्योर्ड फॉर दैट। तो यहाँ पर जैसे आता है इंस्टीट्यूशन कॉशन मनी, तोड़ फोड़ कर दी अगर तुमने कहीं गुस्से में आके, तो उसका पैसा वो यहाँ से वसूलेंगे। 4000 रुपये वो लेते हैं इंस्टीट्यूट कॉशन मनी का, और लाइब्रेरी कॉशन मनी 2000 रुपये, जिसका टोटल बैठता है 6000, ठीक है। तो ये 6000 रुपये जो है वो आपको एंड में मिल जाते हैं जब आपकी डिग्री हो जाती है पूरी, अगर आपका कोई भी बेसिकली अगर आपके पास नो ड्यूज क्लियरेंस है तो, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर फी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी, इसको ध्यान से समझ लेना। ट्यूशन फी है 6000 बेटा, ठीक है। और जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी की बात चल रही है अभी, तो 6000 आपकी क्या आएगी ट्यूशन फी, लेबोरेटरी फी, एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स फी, इंटरनल एक्टिविटी एंड मेडिकल एंड हॉस्टल रेंट, ये सारी फीसेज यहाँ पर दी हुई हैं बेसिकली, आप देख सकते हो, जिसका सम टोटल बैठता है 9800, ठीक है। और ये बहुत नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। मैं पर्सनली आईआईटी जोधपुर से पढ़ा हूँ, मेरे को मालूम है, ये तो मतलब हमारी मेस फीस जितनी थी उसका आधा है जो तुम्हारी टोटल फीस है, ठीक है। तो बहुत नॉमिनल फीस है, और उसके बदले में जो रिसोर्सेज तुम्हें दिए जा रहे हैं दैट इज़ फैबुलस, तो कोई रेशियो मैच ही नहीं कर सकता इसका, ठीक है। तो ये जो फीस है आपके यहाँ पर दी हुई है बेसिकली, ये पर सेमेस्टर की फीस है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं टेक्निकली, और एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो आप ये मान सकते हो कि 6 महीने की फीस है ये आपकी, जो आपका खर्चा होने वाला है 9800 का, यानी कि सालाना फीस आप इसकी ट्वाइस कर सकते हो, ठीक है। अब सुनो, सेमेस्टर फीस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ एससी एंड एसटी कैटेगरी, जैसा कि हम जानते हैं एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एससी एसटी कैटेगरीज के लिए ट्यूशन फी फुली वेव्ड होती है। तो ये जो आपकी ऊपर ट्यूशन फी लिखी थी 6000 रुपीज़, वो इन्होंने यहाँ से हटा दिया, यानी कि आप सीधा इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस कर सकते हो। दैट गोज टू 2300, यानी कि साल की फीस हुई लगभग इसका ट्वाइस, जो कि 4600 के आसपास हुआ, है ना। अब लास्ट में इन्होंने दिया है टोटल फी टू बी पेड बाय द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन A+B+C। अब देखो, जब आप पहली बार एडमिशन लेते हो ना, तब आपका वो वन टाइम वाला जो चार्ज आता है, नॉन रिफंडेबल वाला जो वन टाइम फीस जाती है, वो भी होती है, पहले सेमेस्टर की फीस भी होती है जो रेप्लिकेट होगी हर सेमेस्टर, ठीक है। और आपके जो बेसिकली सिक्योरिटी रिफंडेबल डिपॉजिट्स होते हैं वो भी जाते हैं पहली बार। तो पहली बार ऑब्वियसली थोड़ी सी फीस ज़्यादा जाती है, क्योंकि टोटल जाती है। तो वो अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो जाएगी 17,950, और SC ST के हैं तो वो जाएगी 10,450। बट ध्यान ये रखना कि एट द एंड इन दी हुई फीसेज में से आपको कुछ अमाउंट वापस मिल जाएगा, जो कि आपका यहाँ रिफंडेबल डिपॉजिट में था, यानी कि जो टोटल 6000 रुपये थे, ठीक है। और ये आपको तब मिलेगा जब आपके दिमाग से बिल्कुल उतर चुका होगा, और यही सबसे अच्छी बात होती है जब पैसा वापस घूम के आता है। तो मैं पर्सनली बहुत खुश हुआ था जब मेरे IIT जोधपुर से वापस आए थे अचानक, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक यहाँ पर इन्होंने नोट भी दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। Please note that those who have already paid rupees 10,000 on the date of counseling will have to pay the remaining amount after deducting the said amount। यानी कि बहुत सारे बच्चे जब काउंसलिंग में सीट कंफर्म करते हैं, तब फीस अगर बुक करते हैं, ये 10,000 रुपये पे करते हैं, तो बेसिकली एक तरीके की सीट एलोकेशन फीस जैसा मान लीजिए आप इसको। तो ये वाला अमाउंट आपका डिडक्ट हो जाता है, और जो रेस्ट फीस है उसमें से अमाउंट माइनस करके जो बचेगा वो आपको देना है, यानी कि ये एडजस्टेबल फीस होती है अगर वो आपसे लेते हैं सीट एलोकेशन के लिए, ठीक है। तो आई
होप यहाँ से आपको एक आइडिया मिला होगा फीस का बेसिकली। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट ईयर इनका फीस स्ट्रक्चर क्या था। तो देखो लास्ट ईयर जो है ना, ये 2024 का डेटा है। अब आप बस कुछ मत करो, आप इसको मैच करो। देखो टोटल तो याद ही है हमें, ये देखो ये वन टाइम पेमेंट था, टोटल कितना है, ये टोटल है 2150। वहाँ कितना था, लगभग इतना ही था। उसके बाद ये आपके रिफंडेबल डिपॉजिट्स 6000, वहाँ कितने थे 6000, है ना। उसके बाद ये आपका मेन सेमेस्टर फी जो आपकी जाएगी जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 9800, सेम है, बिल्कुल सेम है। और फॉर एससी एसटी वही 2300। तो कोई चेंज देखने को नहीं मिला, ऑलमोस्ट सिमिलर, या यूं कह लो सिमिलर। 7950 फॉर जनरल एंड फॉर एससी एसटी 10450। तो इससे हमें एक चीज़ समझ आई कि जब 16 से 21 के डेटा में जो फीस थी आज 2024 में भी वही है, तो फिर 25 में भी बेसिकली ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं आएगा। अगर आता भी है तो बहुत ही नॉमिनल वेरिएशन आएगा, सो वो आप बियर कर सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ नाइजर बेसिकली। एंड नाउ कम्स द लास्ट पार्ट, दैट इज़ कि भैया एडमिशन तो हमने ले लिया, बट ये बताओ कि पेज कहाँ गया। पेज यहाँ से खुलेगा, एक मिनट। हाँ, तो ये बताओ कि स्कॉलरशिप का क्या सीन है यहाँ पर, स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। तो मैं आपको बताऊं कि जब आप 12th में होते हो और आपका बहुत अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहता है, यानी कि आप टॉप 1% में आते हो 12th पास आउट स्टूडेंट्स में, तो आप एलिजिबल होते हो इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। यानी कि आप अगर अप्लाई करते हो तो सरकार आपको एक स्कॉलरशिप देती है जिसका नाम है इंस्पायर। बहुत सारे बच्चे इंस्पायर लेकर ही पढ़ाई करते हैं, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इंस्पायर मिल रहा है तब तो आपके पास ऑलरेडी एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जिनके पास इंस्पायर नहीं है किसी वजह से, शायद उनका एकेडमिक रिकॉर्ड उतना अच्छा ना रह पाया हो, या फिर वो अप्लाई नहीं कर पाए हो, डेडलाइन निकल गई हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डोंट वरी, नाइजर ने आपके लिए भी एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया है जिससे आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप बच सकते हो, जिसका नाम उन्होंने दिया है दिशा प्रोग्राम। तो बेसिकली जो DAE है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसके अंडर में जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं, अगर आप नेक्स्ट क्वालिफाई करते हो और उन इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाते हो तो DAE मेक श्योर करता है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बेसिकली स्कॉलरशिप मिले, जिसको यहाँ पर दिशा फेलोशिप दिशा स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है। और ये यहाँ पर इन्होंने दिया है कि इसका जो टोटल अमाउंट रहेगा, वैसे मैं बता दूँ 80,000 के अप्रॉक्स आपको सालाना मिलता है, जिसमें से 20,000 आपका वो ग्रांट रहता है जिसमें आप अपनी समर इंटर्नशिप अगर कहीं करने जा रहे हो तो उसका जो एक्सपेंसेस रहेगा, या फिर आपके जो काउंसलिंग वगैरह अटेंड करने में जो आपके एक्सपेंसेस चले जाते हैं वो उसमें रिम्बर्स हो जाते हैं। तो वो 20,000 सालाना आपको मिलता है, जिसमें आपकी मेजर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है। और उसके अलावा 60,000 आपको मिलता है बेसिकली आपका प्रॉपर स्कॉलरशिप, जो आप जैसे चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसको डिवाइड करो 12 से, कितना आया 5, यानी कि आपको महीने का कितना मिल रहा है 5,000 रुपये। और यही सेम अमाउंट आपको इंस्पायर जो स्कॉलरशिप है उसमें भी मिलता है। तो यानी कि कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि आप दोनों नहीं अवेल कर सकते हो फॉर ऑब्वियस रीजंस। अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्पायर है, आप इंस्पायर ले रहे हो, तो आप फिर दिशा नहीं ले पाओगे। और अगर आपके पास दिशा फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है, तो आप फिर इंस्पायर के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। बट ट्रस्ट मी, दिस मच अमाउंट इज एनफ एंड वेरी गुड इफ आपकी जो फीस आप दे रहे हो वो बहुत ही नॉमिनल हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अगर हाँ मैं कहता कि भाई सेमेस्टर फीस जो है वो 60,000 रुपये है, 70,000 रुपये है, और तब आपको ये अमाउंट मिल रहा है, तो ये लगता कि हाँ चलो एटलीस्ट बस कंपनसेट हो रहा है। लेकिन जब फीस आपकी कितनी जा रही हो, 14,000, 15,000, 20,000 सालाना, तब अगर आपको ये अमाउंट मिल रहा है तो ये कितनी अच्छी बात है। आप इससे अपनी सेविंग्स कर सकते हो, आप अपना इमरजेंसी फंड पहले से बना सकते हो, या फिर आप कोई चीज़ जो आपको खरीदनी है वो आप खरीद सकते हो। बहुत सारे बच्चे अपनी स्कॉलरशिप से आईपैड ले लेते हैं, लैपटॉप ले लेते हैं। तो लाइक दिस स्टफ यू कैन प्ले अराउंड। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, आपको ये बताने के लिए कि आपको नेस्ट को एक मौका क्यों देना चाहिए, आपको नाइजर और CBS क्यों जाना चाहिए। और सच बताऊं, दिल की बात बोल रहा हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स के बहुत पैसे खर्च किए, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था और ना ही मैं उतना मेहनती था। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आता हूँ, तुम लोगों को बताता हूँ ये सब, तो मुझे पता चलता है कि यार अगर मैं चाहता तो अपने पेरेंट्स के कितने सारे पैसे बचा कर मैं सेम रास्ता अपना सकता था, सेम जगह पहुँच सकता था। तो तुम्हारे पास मौका है, तुम अपने पेरेंट्स की नज़रों में प्राइड ला सकते हो और उनके लिए एक अच्छा बेटा या बेटी बन सकते हो। अगर तुम उनके खर्चे बचाओ तो
पढ़ाई करो और तैयारी करो इस एग्ज़ाम की, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्च्युनिटी साबित होने वाला है, ट्रस्ट मी। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और आपको समझ नहीं आ रहा कि भैया इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं इस बचे हुए टाइम में, या फिर हमारे पास 1 साल 2 साल का टाइम है, हम अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो हमें कुछ सजेस्ट कीजिए। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि पहली बात, हमारे क्रैश कोर्सेज़ चल रहे हैं जिसको आप जॉइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्सेज़ मेक श्योर कि आप इस एंड मोमेंट को बहुत ही बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ करें। और अगर आप बेसिकली ईयर लॉन्ग कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, इफ़ यू वांट टू गिव दिस एग्जाम इन नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, देन यू कैन जॉइन आवर होमी एंड विक्रम कोर्सेज। इनमें से हर एक चीज़ की डिटेल आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको अगर वैसे ही क्वेरी को कंप्लीट करना हो अपनी, तो आप हमारी सपोर्ट टीम से भी बात कर सकते हैं। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और एक ना एक किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में ज़रूर जाएंगे इसी साल या फिर आने वाले सालों में। थैंक यू।